ड्रामे की स्टार्टिंग में क्या बताती है कि मैंने रैन की पूरे कॉलेज में फर्स्ट रैंक छीन ली। अगले दिन उसके बचपन वाले दोस्त ने मुझे प्रपोज कर दिया। रैंक निंग से कहती है कि तुम क्याओ को फर्स्ट मत आने देना, तभी तो तुम जीत पाओगे। निंग कहता है कि उसे गिरते हुए नंबरों से तो वो एग्जाम भी पास नहीं कर सकती। तब एक लड़की कहती है कि अगर निंग ने उसे कूड़ा उठाने के लिए भी बोल दिया तो वो दौड़ते हुए वहाँ पहुंच जाएगी। तभी दूसरी लड़की रैन से बोलती है कि अगर क्याओ को पता चल गया कि ये सब तुम्हारा प्लान है तो क्या होगा। रैन कहती है तो क्या, मुझे तो उसका घबराया हुआ चेहरा देखने का मन कर रहा है। दूसरी तरफ क्याओ भी उनकी बातों को सुनकर हंस रही होती है। वो कहती है कि इस साल मैंने तुम्हारे साथ बहुत मजा किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब नहीं चल सकती। बचपन से ही मुझे पता था कि मेरी सारी स्किल पढ़ाई पर ही है। दूसरे लोग जो चीजें घंटों रटते हैं मैं एक ही बार में याद कर लेती हूँ। बुरा बस ये है कि मैं एक घटिया फैमिली में पैदा हुई थी। रजवा में दिखाते हैं कि उसके डैड उससे बोलते हैं कि मैंने तुमसे बाहर जाकर पैसे कमाने को कहा था। क्या बोलती है कि मैं काम करके वापस आ गई हूँ। उसके डैड बोलते हैं कि सारा दिन तुम घर में मुफ्त का खाना खाती रहती हो। क्या बोलती है कि मैंने आपको सारे पैसे दे तो दिए, अब आप मुझसे और क्या चाहते हो। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम मुझसे मुंह चलाओगी, और वो उसे पीटने लगते हैं। उसकी मम बोलती है कि मारना है तो मारो, पर इसके चेहरे पे मत मारना, मुझे दहेज लेकर अच्छे दाम में इसकी शादी करवानी है। और अपने बेटे से कहती है कि तुम नए कपड़े और जूते पहन लो, हम बाहर घूमने चलेंगे। क्या वो कहती है कि बस एक साल और अच्छे से स्टडी करके मैं इन लोगों से आजाद हो जाऊंगी। तभी कॉलेज में उसे निंग की फुटबॉल लग जाती है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें मेडिकल रूम में ले चलता हूँ। क्या वो सोचती है कि मेरे पैरों की उंगलियां भी ये बता रही हैं कि बास्केटबॉल कोई एक्सीडेंट नहीं थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो वैसे भी 22 साल की लाइफ में अपने डैड का हुक्म और माँ की चालाकियां देखी हैं। निंग जैसा कोई मुझे नोटिस करे ये तो पॉसिबल ही नहीं। फिर वो समझ जाती है कि ये रैन की चाल है, और वो निंग की बनावटी मुलाकातों का मजा लेने लगती है। उसे पता था कि ये सब एक हनी ट्रैप है, लेकिन वो खुश थी। वो बताती है कि निंग मेरे लिए अब रुकने लगा है। उसकी नजरें मुझ पर और गहरी होने लगी हैं। मैं समझ गई हूँ कि उनका बहुत दिनों से रचा हुआ प्लान अब पूरा होने वाला है। मिंग कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तब क्या उसे हाँ कह देती है। तभी निंग रैन को इशारा करता है प्लान सक्सेस होने का। फिर वो स्कूल में भी क्या के साथ रहने लगता है। एक दिन वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे साथ रहते हुए भी तुम्हें टेस्ट पेपर लिखना जरूरी है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। क्या वो कहती है तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है। मिंग कहता है कि मेरे साथ चलो और टेस्ट पेपर मत दो। क्या वो सोचती है कि ओ असल में रैन यही सब चाहती है, उसने पहले भी ये करने की कोशिश की थी। सच में दिखाते हैं कि वो रैन से कहती है कि तुम तो कमाल की हो, जैसे ही तुम स्कूल में आए तो तुमने पहली पोजीशन ले ली। क्या वो कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। रैन कहती है कि कर दो, मेरे डैड इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, देखते हैं कि तुम क्या ही कर लोगी। क्या वो कहती है कि प्रिंसिपल भी तुम्हारे मार्क बढ़वा नहीं सकते, अगले महीने के एग्जाम में मैं फर्स्ट ही आऊंगी। फिर टीचर क्लास में सबसे कहती है कि इस बार क्या फर्स्ट आई है। प्रेजेंट में मिंग कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि सच में तुम मुझे पसंद नहीं करती। क्या वो कहती है कि मैं मानती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। क्या वो जानती थी कि मिंग उसे सच में पसंद नहीं करता और वो उसे किस नहीं करेगा। वो उससे कहती है कि रहने दो, मैं अब सेल्फ स्टडी करने जा रही हूँ। तभी मिंग उसे पकड़ के किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में टीचर सबसे कहती है कि इस बार डिपार्टमेंट में फर्स्ट रैन आई है। वो क्या उसे कहती है कि तुम तो इन दिनों क्लास में सोती रहती हो और कई बार बंक करते हुए पकड़ी गई हो, तुम्हें क्या हो गया है। शाम को निक उससे कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने गेम जीत लिया। रैन कहती है कि आज तो मेरा बर्थडे भी है, चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता है और मूवी देखने भी चला जाता है। क्या वो कहती है कि लड़कों को लगता है कि लड़कियां कभी पहले बॉयफ्रेंड को नहीं भूलती, लेकिन मैंने समझ लिया है कि लड़कों को लड़कियों के करीब आना बहुत आसान लगता है, पर लड़कियां जब दिल लगाती है तो बहुत गहराई से लगाती हैं। निंग जितना मेरे करीब आता गया हम दोनों की बीच की दूरी खत्म होती गई। ये नजदीकी उस प्लान से भी बाहर निकल चुकी थी जो उसने और रैन ने पहले बनाया था। निंग को ये चेंजेस खुद भी नहीं समझ आए, लेकिन रैन ने ये सब जल्दी से पकड़ लिया क्योंकि लड़कियां ऐसे चेंजेस आसानी से फील कर लेती हैं। रैन के चेहरे पर गुस्सा था और उस गुस्से के पीछे छुपा हुआ उसकी बड़ी साजिश का फ्यूचर। इसके बाद कहानी
प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। रैनिंग से कहती है कि तुमने बहुत समय से मेरे साथ चिल्लाकर बात नहीं की। जब वो क्या अपनी बुलेट में भर देगी तो तुम उसे छोड़ देना। फिर जैसे ही वो उसके करीब आती है तो निंग अपना मुंह मोड़ लेता है। क्या वो बोलती है कि शायद निंग को भी उसे बिल्कुल एहसास नहीं था, लेकिन इंटरनेट कैफे वाले दिन मेरे पास एक छोटी सी चाल थी जिससे मैं उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रही थी। होता ये था कि जैसे ही वो किसी दूसरी लड़की से बात करता था तो मैं चुपचाप बिना कुछ बोले ही सीधा पढ़ने लग जाती थी, जिससे निंग को बुरा लगता था और वो धीरे धीरे हर उस लड़की से दूर होने लगा जो उसे पसंद करती थी। और आखिर में वो अपने बचपन की दोस्त रैन से भी दूर हो गया। रैन निंग से कहती है कि तुम क्या के सामने मुझे अवॉइड कर सकते थे, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। एक्टिंग करते करते क्या तुम सच में उसे पसंद तो नहीं करने लगे? लेकिन कहता है कि ऐसा तो तुम्हारा ही प्लान था ना। अगर मैंने खुद को उसके लिए कंट्रोल में ना रखा होता तो तुम्हें वो पहले नंबर का चांस कैसे मिलता? अब जब हड्डी मिल गई है तो तुम मुझे ही काटने लगी हो। रैन कहती है कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए फोर्स नहीं किया था। पिछले आधे महीने से तुम हर दिन उसके साथ टाइम बिता रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं? बोलो अब मुझे क्या करना चाहिए? और वो उसे किस करने लगती है। क्या वो कहती है कि उसके साथ एक साल खेल कर अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, और वो गेट को खोलकर अंदर आ जाती है। वो कहती है कि अरे क्या हुआ, तुम दोनों तो आज साथ में रिजल्ट देखने वाले थे। रैन कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों हैं? क्या तुम अपनी सेकंड क्लास पोजीशन को देखकर इतनी खुश हो रही हो? क्या वो बोलती है कि सुनने में आया है कि तुमने बोला था कि तुम इस बार 400 से ऊपर मार्क्स लाओगी। तुम्हारे प्रिंसिपल डैड तो बहुत खुश होंगे, इसलिए तो यहाँ सबको बुलाया होगा ताकि सब लोग तुम्हारा स्पेशल मोमेंट देख सके। फिर वो निंग से कहती है कि अरे तुम्हारे होठ इतने लाल क्यों हो रहे हैं? तभी रैन के डैड सब कैमरामैन को लेकर क्लासरूम में घुस जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ आज एक लाइव शो होने वाला है। रोल नंबर के हिसाब से हर स्टूडेंट स्टेज पर आएगा और उसके मार्क्स बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सबसे पहले रैन को बुलाया जाता है और वो अपने 404 नंबर देखकर खुशी से पागल हो जाती है। फिर उसके बाद क्या को बुलाया जाता है। रैन कहती है कि तुम दुखी मत होना, कॉलेज में कुछ भी गलत नहीं है। वहाँ के टीचर भले ही अच्छे ना हो, पर वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है और नौकरी मिलना भी मुश्किल है। तभी स्क्रीन पर क्या के 428 नंबर देख के सभी चौंक जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि क्या कौन है? मैं किनबे यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस से हूँ। रिपोर्टर क्या उसे बोलते हैं क्या तुम सच में निंग को पसंद करने लगी थी, इसी वजह से तुम्हारे नंबर गिर गए थे, या फिर तुमने खुद ही जानबूझकर कम मार्क्स लाए थे? तब एक लड़की बोलती है कि मुझे अंदर की सारी बातें पता है। निंग पहले रैन का स्कूल का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। बाद में रैन को गुस्सा आया कि क्या ने उससे पहले रंग छीन ली, इसलिए उसने निंग को कहा कि वो क्या को फंसाए और उसे रोज भंग करवाए। सब लोग रैन से बोलते हैं क्या ये सब सच है? तुमने जानबूझकर क्या को बर्बाद करना चाहा? उसके बाद कहते हैं कि सॉरी, हम इस पर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। तब क्या वो सबसे बोलती है कि असल में सोच रही थी कि मैं अपने सालों की पढ़ाई के तरीके और अपने सारे रिव्यू नोट्स मिलाकर एक तरह की बुक लिखूं, जैसे मेरी अपनी बायोग्राफी हो। अगर कोई पब्लिशर मेरे कॉपीराइट में इंटरेस्ट रखता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके बाद मिस्टर ली क्या उसे कहते हैं कि तुम्हारी घर की कंडीशन को देखते हुए हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट पर तुम्हारे लिए ये अपार्टमेंट तैयार किया है। तभी क्या को उसके घर से कॉल आ जाता है। उसके बाद कहते हैं क्या तुम्हें कोई स्कॉलरशिप मिली? क्या कहती है कि हाँ मिली है ना, वो भी 5 लाख की, और बहुत सारे पब्लिशर भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ रहे हैं। ये सुन के उसके घर वालों के होश हो जाते हैं। रिपोर्टर कहती है कि जल्दी से उससे पूछो कि वो घर कब आएगी, हम तो उसकी फैमिली वालों का इंटरव्यू लेने को बेताब हैं। क्या वो कहती है कि मैं उस घटिया जगह पर वापस कभी नहीं आऊंगी। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, हम तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। क्या वो बोलती है कि मतलब वो आदमी जो रोज शराब पीकर मुझे मारता था और जिसने मुझे स्कूल छोड़कर कमाए पर मजबूर किया, या तुम जो रोज यही सोचती थी कि मैं ग्रेजुएशन के बाद किसी बूढ़े आदमी से शादी कर लूं ताकि तुम्हें दहेज मिल सके। तुम लोग मेरे भाई जिसे बिगड़े हुए को सर पर चढ़ा कर रखते थे, जिसने कभी मुझे अपनी बहन तक नहीं माना। उसकी माँ बोलती है कि वो सब पुरानी बातें थी, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे। क्या वो बोलती है कि रहने दो, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और बहुत अच्छी स्टूडेंट भी बन चुकी हूँ। मेरी मेहनत मुझे बहुत आगे ले जाएगी जहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, मैं अपनी बायोग्राफी में पूरी तरह से लिखूंगी कि तुम लोगों ने कैसे मेरे साथ बिहेव किया था। लोग सड़क पर ही देखकर तुम्हें गालियाँ देंगे। इसके बाद निंग क्या उसे कहता है कि मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज गेट को खोल दो। क्या वो गेट खोल देती है तो निंग उसे हक कर लेता है। वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे झूठ बोला या नहीं बोला, तुम्हारे अच्छे नंबर हो या नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना
चाहता हूँ। क्या बोलती है कि लेकिन रैन को गुस्सा आ जाएगा, तुम तो उसकी शर्त हार चुके हो। निंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, पहले मैं तुम्हें जानता नहीं था, लेकिन उस दिन जब वो फोटो वायरल हुई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मुझे तुम सच में पसंद हो, हम सब कुछ भूलकर फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तब क्या फोन पर रैन से बोलती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया। रैन गुस्से में बोलती है कि उसे सब कुछ पता था, शुरुआत से ही वो हमारी प्लानिंग समझ गई थी, वो तो बस तुम्हें यूज कर रही थी ताकि मुझसे बदला ले सके। अब उसका काम खत्म हो गया है तो तुम यूं ही कीड़े की तरह फेंके जाओगे। मैं कहता है कि मैं ये बात नहीं मानता, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, और वो उसे किस करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी पर ये इंजरी क्यों है। क्या वो कहते हैं कि ये जलने का निशान तो तुम्हारी उस रैन की वजह से है, और ये वाला निशान तब का है जब उसने अपने कुत्ते को मुझे काटने दिया। लिन कहता है लेकिन वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करती थी। क्या वो बोलती है कि कभी सोचा है कि रैन का घर इतना अमीर और पावरफुल क्यों है, उसके पास तो बहुत से रास्ते थे, फिर भी उसने अपने बचपन की दोस्त यानी तुम्हें चूज क्यों किया था। नहीं कहता है कि मुझे नहीं पता। क्या बोलती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि 1 साल पहले उसके सारे रास्ते मेरी वजह से बंद हो गए थे। फिर जब दिखाते हैं कि रैन क्या उसे बोलती है कि तुम जल्दी स्कूल से निकाल दी जाओगी। क्या बोलती है कि इसका क्या मतलब है। रैन बोलती है क्योंकि तुम बार बार वही चीज दोहराती हो तो अब मुझे ही कारण ढूंढकर तुम्हें निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट में क्या कहती है कि गरीब लोग ऐसे ही जीते हैं, मैंने सालों तक घुटने टेक कर सब कुछ सहन किया सिर्फ इसलिए कि पढ़ाई कर सकूं और आगे बढ़ सकूं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी किस्मत को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैंने रैन को फिर से उकसाया ताकि वो गलती करे, और उस एग्जाम में मैंने पूरी जान लगा दी और उसे 40 नंबर से पीछे छोड़ दिया। नंबर देखकर ही रैन को गुस्सा आ जाता है और अपनी दोस्तों के साथ मिलकर क्या को पीट देती है। क्या जैसे जैसे कार के पास पहुंचती है तब एक लेडी क्या उसे बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। क्या वो कहती है कि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, मुझे आपके डैश कैम की SD कार्ड में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो चाहिए। लेडी बोलती है कि एक बात बताओ, क्या तुम उस इंसान को जानती हो जिसने तुम पर अटैक किया। क्या वो बोलती है कि हाँ वो हमारे प्रिंसिपल की बेटी है। तब लेडी कहती है कि प्रिंसिपल झाओ के हाथ बहुत ऊंचे हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। क्या वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। तभी लेडी दूर जाती है और अपनी बेटी की फोटो को देखकर वापस आ जाती है। वो क्या उसे बोलती है कि ये लो SD कार्ड, मेरी भी एक बेटी है। ब्रदर में क्या वो कहती है कि उस गली में जितनी भी कारें थीं, मैंने सबकी जांच की और आखिर में आंटी की कार इसलिए चुनी क्योंकि उनकी कार में लड़कियों की बहुत सारी फोटोएं थी। उसकी फोटो देखकर मुझे पता चलता है कि उसकी बेटी मुझसे कुछ साल ही बड़ी होगी। जो माँ अपनी बेटी को इतना चाहती है उसका दिल बहुत नरम होता है। नहीं कहता है पर तुमने अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी थी। क्या वो बोलती है कि और हम जैसे लोगों के पास जान के अलावा होता ही क्या है। वीडियो में रैन साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कह दिया कि अगर उसने फिर से एक बार मुझे धमकाया तो मैं ये वीडियो सब जगह फैला दूंगी। नहीं कहता है कि लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा कि उस वीडियो से तुम्हारी भी बदनामी होगी। क्या वो कहती है कि तुम्हारी बात भी बिल्कुल रैन जैसी है, लेकिन मैं तो मिट्टी में गिरकर भी जी सकती हूँ। क्या वो ऐसा कर सकती है और क्या तुम लोग ऐसा कर सकते हो। वो तो डर गई इसलिए उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया, और मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा इन जुल्मों से कोई भी लेना देना नहीं है, वरना कौन अपने ही दुख देने वालों के साथ प्यार करने लगेगा। नहीं बोलता है क्या तुम मुझे भी अपनी नजरों में रैन जैसा गिरा हुआ मानती हो। क्या वो बोलती है कि बिल्कुल, अभी तुम कॉल पर नाराज क्यों हुए थे, क्योंकि रैन ने सच कहा, मैं उसके हर पसंद की चीज छीन लूंगी, प्यार हो जिंदगी, और मैं ही उसे जेल भेजूंगी जहाँ वो हर पल याद करेगी कि उसने क्या खोया, और तुम बस मेरे रिवेंज का एक छोटा सा पार्ट थे। नहीं कहता है तो तुमने मुझे कभी सच में पसंद नहीं किया। क्या वो बोलती है कि किया था ना, लेकिन सिर्फ तुम्हारे चेहरे को और कभी कभी तुम्हारी बॉडी को, पर मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। इसके बाद पुलिस लेडी क्या उसे बोलती है कि तुम्हारे दी हुई वीडियो वाले सबूत रैन पर ब्लेम लगाने के लिए काफी हैं। हमने लोग भेज दिए हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। इसके बाद हमें क्या की बायोग्राफी साइनिंग इवेंट दिखाया जाता है। जोधा तालियों के साथ क्या को इस चीज पर बुलाया जाता है। तभी क्या के पेरेंट्स आकर अचानक शोर मचाने लगते हैं। वो कहते हैं कि इसकी बायोग्राफी में सब कुछ झूठ लिखा है, कुछ गिनती के शब्द ही सच होंगे। हमारा कि हमारी फैमिली लड़कों को थोड़ा इम्पोर्टेंस देती है, लेकिन जो दहेज और मारपीट की बातें लिखी हैं वो सब झूठ है। क्या उससे पैसा कमाना चाहती है और फेमस होना चाहती है। क्या बोलती है कि हर चीज के लिए सबूत होते हैं। मेरी बायोग्राफी में मैंने जो पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाने वाली बात लिखी है, और मेरे डैड ने मुझे जो मारा उसका मेडिकल रिपोर्ट, और मेरी माँ ने जो दहेज के पैसों के लिए मेरे वीचे चेट खगाने हैं, सारे सबूत मैंने उसमें दिए हैं।
टीचर बोलते हैं कि क्या वो बिल्कुल सही बोल रही है, उसकी बायोग्राफी में हर चीज का साफ साफ एविडेंस है। तब उसकी मॉम क्या उसे बोलती है कि अगर तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक नहीं किया होता तो हमें यहाँ आकर तमाशा नहीं करना पड़ता। अगर तुम हमारे साथ घर चलोगी तो हम ऐसा मान लेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या वो कहती है तो मतलब मैं तुम्हारे साथ वापस जाकर फिर से वही मार झेलूं और अपनी सारे स्कॉलरशिप तुम्हें दे दूं ताकि तुम उसे उड़ा सको। तब उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो सबसे बोलती है कि क्या वो कैडेट की मेडिकल रिपोर्ट है, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है और दिल की बीमारी भी है, वो कभी शराब नहीं पी सकते वरना उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे इंसान वाला क्या को मार कैसे सकता है। जहाँ तक दहेज वाली बात है तो उसके चैट का मुझे भी पता नहीं कि वो कैसे आया। अगर यकीन ना हो तो मेरे फोन को चेक कर लो। तब क्या को भाई कहता है कि तुम्हारी बायोग्राफी की वजह से पूरा इंटरनेट हमें गालियां दे रहा है, स्कूल में भी सब मुझे भला बुरा कहते हैं। हमारा कि हमारे पेरेंट्स की पुरानी सोच है और वो लड़का लड़की में फर्क करते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, बस मुझे कुछ नए कपड़े और जूते दिए हैं। फिर तुमने इतनी बड़ी झूठी कहानी क्यों लिखी। क्या वो कहती है कि इतना बड़ा ड्रामा और इतने सारे सबूत तुम लोग खुद नहीं कर सकते, इसके पीछे कोई एक्सपर्ट है, कोई पावरफुल इंसान जिससे मुझसे दुश्मनी है। ऐसे सिर्फ एक इंसान हो सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल झाओ। तभी वहाँ रैन कैडेट की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि मैं रैन का बदला लेने यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि क्या को गलत करने से रोकने आया हूँ। इन मेडिकल रिपोर्ट्स को देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस आदमी को हाई बीपी है वो रोज शराब पीकर बच्चे को कैसे मार सकता है। साफ साबित होता है कि ये सब झूठ है। एक्चुअल में फेक रिपोर्ट रैन के डैड ने ही बनवाई थी। तब क्या अपने डैड को थप्पड़ मारने लगती है। उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगते हैं। क्या वो कहती है कि अब क्या हुआ, तुम्हें तो हाई बीपी और दिल की बीमारी थी ना, फिर तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो और बिल्कुल हेल्दी भी क्यों लग रहे हो। मैं तो बस तुम लोगों के मजे ले रही थी। और वो सबको उसके डैड का वीडियो दिखाती है जिसमें वो उसे पीट रहे थे। उसकी मम कहती है तो तुमने घर में ही कैमरा भी लगा दिया था, तुम कितनी बेशरम हो। क्या वो कहती है कि ये कैमरा तुम्हारे बेटे ने लगाया था। मैं डर गई थी कि कहीं मैं 18 साल की होने से पहले ही तुम लोगों की मार से मर न जाऊं। इसी कैमरे की रिकॉर्डिंग से ही मैंने पुलिस से हेल्प मांगी और तुम लोगों से अपना रिश्ता तोड़ा। आज मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि तुम लोग कितने गिरे हुए लोग हो। टीचर बोलते हैं कि अब हमारी बुक साइनिंग से निकल जाओ। इसके बारे में दिखाया जाता है कि क्या उन्हें ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल काम किया। वो बताती है कि आज मेरा डिप्टी मैनेजर की न्यू जॉब का पहला दिन है। जैसे ही वो मैनेजर के रूम में आती है तो सीट पर रैन बैठी हुई रहती है। क्या वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, कुछ साल पहले ही तो तुम जेल से निकल कर आई थी, क्या इसमें भी तुम्हारे डैड का ही हाथ है। रैन बोलती है कि अब तुम्हें समझ आया कि हम दोनों में कितना बड़ा फर्क है। तुमको चींटियों की तरह ऊपर चढ़ना पड़ता है और मैं चाहे तुम्हारे इल्जामों में जेल भी क्यों न चली जाऊं, पर आखिर में फिर भी तुमसे ऊपर ही बैठी हूँ। तभी मैनेजर रैन से बोलती है कि तुम मेरी कैसे पर क्यों बैठी हो। रैन बोलती है कि मैं तो बस नई डिप्टी मैनेजर थोड़ा मजाक कर रही थी। मैनेजर बोलती है कि हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही डिप्टी मैनेजर की जरूरत है, जबकि अभी तुम दोनों अप्लाई करने आई हो। एक टॉप स्टूडेंट है और दूसरे से रिश्तों के भरोसे आई है। ऊपर से हमें ऑर्डर है कि तुम दोनों को 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी कंपनी 100 मिलियन युआन के राइजिंग सन ग्रुप के बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही है। जो भी इस महीने में राइजिंग सन के कॉन्ट्रैक्ट को जीत लेगा वही डिप्टी मैनेजर बनेगा। इसके बाद झैंग कंपनी में आकर अपने प्लान को समझाती है। मिस्टर झैंग बोलते हैं कि मैं सीधा बोलता हूँ कि तुम्हारा प्रपोजल काफी अच्छा है, मैं इसे कंपनी की टॉप टीम को भेज दूंगा आगे के स्टेप के लिए। तभी झैंग का सेक्रेटरी उनको मोबाइल दिखाता है। मिस्टर झैंग बोलते हैं कि सॉरी, मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, मैं तुम्हारा प्लान अप्रूव नहीं करूंगा। क्या वो बोलती है कि अगर आप मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करना ही चाहते हैं तो कम से कम रीजन ही बता दीजिए। तब वो उसे मोबाइल दिखाते हैं। क्या बोलती है कि पीपीटी मेरे खिलाफ गलत बात फैला रही है। मिस्टर जंग बोलते हैं कि ऐसी स्कैंडल झूठ हो या सच हो दोनों ही इरिटेटिंग होती हैं। मान लो कि मैं इस पर विश्वास भी कर लूं पर ऊपर वाले लोग इस बात पर नहीं मानेंगे, इसलिए अभी इस कॉपरेशन की बात ही रोकते हैं। तभी निगाहकर बोलता है कि मैंने बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। ये पीपीटी क्लियरली किसी को बदनाम करने वाली चाल है। मैं मैनेजर क्याओ को काफी टाइम से जानता हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करके उनकी तरफ से श्योरिटी ले सकते हैं। तब मिस्टर जंग बोलते हैं कि अगर अच्छा मिस्टर लू गारंटी दे रहे हैं तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को टॉप लेवल पर भेज दूंगा। लिंग क्या उसे बोलता है कि मुझे यहाँ देखकर तुम्हें शौक नहीं लगा या फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। क्या वो बोलती है कि मैं कॉर्पोरेशन से पहले उस कंपनी के बारे में डीप में रिसर्च करती हूँ, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट हो। निंग बोलता है तो जब तुम्हें पता था कि मैं राइजिंग सन में हूँ तो तुमने डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। क्या वो बोलती है क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ तुम्हारे डैड के वर्ड चलते हैं, मैं क्यों बेवजह तुमसे फेवर मांगू। निंग बोलता है तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट में मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी,
करूंगी। क्या वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट को अपने दम पर हासिल करूंगी। इसके बाद होस्ट कहती है कि आज के सेलिब्रेशन का पर्पस ये डिसाइड करेगा कि राइजिंग सन ग्रुप का कॉर्पोरेशन हम जीतते या नहीं, और हमें डिप्टी मैनेजर का कैंडिडेट भी मिलेगा। आज के हमारे स्पेशल गिफ्ट मैनेजर झाओ हैं। लोग बोलते हैं कि अरे मिस्टर झाओ तो खुद ही आ गए। तो दूसरा पर्सन बोलता है कि चेयरपर्सन 1 साल से मेडिसिन लीव पर हैं और मिस्टर झाओ ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। तभी राइजिंग सन ग्रुप का कॉल आ जाता है। मिस्टर जैंग बोलते हैं कि आप लोगों के प्रपोजल में से एक सिलेक्ट हो गया है। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि कौन सा प्लान फाइनल हुआ है। तब मिस्टर जैंग बोलते हैं कि सिस्टम में क्यूआई नाम का प्लान अप्रूव दिख रहा है। क्या वो सोचती है कि क्यूआई प्लान तो मेरा ही प्लान था। मिस्टर जाओ बोलते हैं तो क्यूआई प्लान ने बिड विन कर ली है और उसका इंचार्ज तो अब कंपनी का हीरो बन जाएगा। चलो सब मिलके क्यूआई टीम को कांग्रेस बोलते हैं और वो वहाँ रैन का नाम बोलते हैं। क्या वो कहती है कि क्यूआई प्लान तो मेरा था, ये कैसे रैन का बन गया। मिस्टर झाओ बोलते हैं पर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि क्यूआई के इंचार्ज झाओ रैन है। तब मैनेजर बोलती है कि मिस्टर झाओ, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं झूठ को सपोर्ट नहीं करूंगी। ये प्रपोजल क्याओ का ही था और आप लोग क्रेडिट झाओ रैन को क्यों दे रहे हो। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि अब मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। क्याओ, अपना सामान लो और यहाँ से निकल जाओ, तुम फायर्ड हो। क्या रैन से बोलती है तो ऐसा तुम्हारा ही प्लान था। रैन बोलती है कि हाँ मिस्टर झाओ तो मेरे अंकल हैं, मैं बस तुम्हें फील करवाना चाहती थी कि चाहे तुम कितनी मेहनत क्यों ना कर लो, पर लास्ट में ऊपर मैं ही बैठूंगी। क्या मिस्टर झाओ से बोलती है कि आप से जनरल मैनेजर हो, बोर्ड के मेंबर नहीं हो। अगर बैठ के चेयरमैन को ये पता चल गया तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि चेयरमैन यहाँ कौन सा बैठा हुआ है, वो तो मेडिकल लीव पर है। जो भी उसको डिस्टर्ब करेगा तो मैं उसे भी यहाँ से निकाल दूंगा। तभी वहाँ निंग आ जाता है। वो मिस्टर झाओ से बोलता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया, सीधी बात बोलता हूँ कि क्यूआई प्लान जो बिड मीटिंग जीता था उसमें सिर्फ क्या का नाम लिखा है, पर आप लोगों ने बाद में पीयूसी पोजीशन को रैन के नाम पर कर दिया। राइजिंग सन का मेंबर होने के नाते अगर आपने अभी करेक्शन नहीं किया तो मैं राइजिंग ग्रुप को ही बोल दूंगा कि ये डील कैंसिल करे। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि चाहे डील फेल ही क्यों ना हो जाए, मैं क्या को बिल्कुल भी यहाँ रहने नहीं दूंगा। क्या बोलती है कि 100 मिलियन वाली डील है, अपनी नीज को बचाने के चक्कर में आप कंपनी का इतना बड़ा लॉस कैसे कर सकते हो। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि कंपनी के लॉस से मुझे मतलब नहीं, बेट मेरी कोई पर्सनल कंपनी नहीं है। डील टूट भी गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी सैलरी तो सेम ही रहेगी। निंग क्या से बोलता है कि तुम मेरे साथ राइजिंग ग्रुप में ज्वाइन कर लो। क्या बोलती है पर शो तो अभी शुरू होने वाला है। तभी वहाँ चेयरमैन एंटर करते हैं। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आइए प्लीज इस कुर्सी पर बैठिए। चेयरमैन बोलते हैं कि वैसे ये बताओ कि आज के सेलिब्रेशन का एजेंडा क्या है, ये लोग आके क्या कर रहे थे। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि ये सारे यूजलेस लोग हैं, बस अभी मैं इन्हें निकाल देता हूँ। निंग बोलता है कि मैं राइजिंग ग्रुप से हूँ, मैं यहाँ बेड के अंडर मिस्टर झाओ की डर्टी पॉलिटिक्स और मिसयूज की कंप्लेंट करने आया हूँ। मिस्टर झाओ कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, ये बेड है, तुम्हारा राइजिंग नहीं है। चेयरमैन उससे बोलते हैं कि मिस्टर झाओ सही बोल रहे हैं, तुम एक आउटसाइडर हो, मेट के इंटरनल मैटर में तुम्हारे बोलने का कोई राइट नहीं है। और वो क्या से बोलते हैं कि तुम बोलो। झाओ बोलता है कि ये तो अभी अभी कंपनी से निकाल दी गई है। चेयरमैन बोलते हैं कि तुम होते कौन हो इसे फायर करने वाले। वो क्या उससे कहते हैं कि बताओ इसे कि तुम मेरे किस रोल में हो। क्या बोलती है कि आपने मुझे यहाँ भेजा था कंपनी के अंदर स्टाफ बन के सीक्रेट चेकिंग करने के लिए। वो सबको बताती है कि मैं चेयरमैन की स्पेशल असिस्टेंट हूँ, पिछले 1 साल से ऑफिस के सारे काम मैं ही हैंडल कर रही थी। चेयरमैन बोलते हैं तो बताओ तुम्हें क्या मिला इस इंस्पेक्शन में। क्या बोलती है कि मुझे कंपनी के अंदर फुल ऑन दादागिरी मिली और रूल्स को तोड़ने वाले लोग मिले। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या बोलती है कि इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, सबने देखा है कि इन्होंने अपनी नीज को अंदर डालने के चक्कर में एम्प्लॉयज को बुली किया और कंपनी का लॉस भी करवाया। ऐसे इंसान को कंपनी में रखना तो दूर की बात है, इसके अगेंस्ट तो लीगल एक्शन भी लेना चाहिए। चेयरमैन बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इतना ऊपर तक पुश किया और तुम मुझे इस तरह से रिटर्न देते हो, अभी के अभी इस ऑफिस से निकल जाओ। झाओ कहता है कि मैं जनरल मैनेजर हूँ, तुम मुझे बोर्ड मीटिंग के बिना फायर नहीं कर सकते। मैंने अपनी नीज को कंपनी में डाल दिया तो क्या हुआ, बोर्ड के सभी मेंबर ऐसा करते हैं, कौन ऐसा नहीं करता। निंग कहता है कि तुमने बैठ के 700 मिलियन के लिए बर्बाद कर दी, तुम्हारी वजह से कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि इस बात के एविडेंस कहाँ है। क्या बोलती है कि मेरे पास प्रूफ है, जो भी यहाँ मिस्टर झाओ ने अभी ऑफिस में किया सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि सेलिब्रेशन हॉल तो मेरे नए स्टाफ ने सेट किया था, तुम कैमरा कहाँ से लगा लोगी। क्या बोलती है कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो पहले इसे खुद देख लो, और वो वहाँ वीडियो दिखाती है। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि ये तुम्हें कैसे मिला। क्या बोलती है कि इसके लिए तो
आपको अपनी नीज को थैंक यू बोलना चाहिए। रैन ने अपने 2 चमचों से चुपके से कैमरे लगवाए थे। पूरा सेलिब्रेशन हॉल लाइव स्ट्रीम हो रहा था। पहले तो इंटेंशन ये था कि वो मेरा काम चुरा ले और मुझे बेकार दिखाए। जैसे कॉलेज के एग्जाम में उसका ड्रामा एक्सपोज हुआ था, उसे वही गुस्सा लाइव स्ट्रीम में निकालना था। पर उसे पता नहीं था कि मैं कोई साधारण एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं उसे डर से ही देख रही थी और उसके दोनों फॉलोअर्स को भी। बस मुझे लाइव स्ट्रीम मिल गया और प्रूफ भी मिल गया। रैन अपने अंकल से बोलती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तब उसके अंकल उसे थप्पड़ मारते हैं। क्या वो बोलती है कि बोर्ड ने अभी कंफर्म किया है कि मिस्टर झाओ को कंपनी से निकाला जाता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड मिलकर उनको निकालने लगते हैं, जिस पर रैन चाकू से क्या पर अटैक कर देती है। लेकिन निंग बीच में आ जाता है। क्या वो बोलती है क्या तुम ठीक हो? निंग बोलता है कि मुझे बस छोटी सी चोट लगी है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं। चेयरमैन बोलते हैं कि अगर आज क्या नहीं होती तो बैट सच में झाओ जैसे गद्दार लोगों के हाथों बर्बाद हो जाता। क्या वो बोलती है कि ये तो मेरा काम था, पर झाओ के प्रेशर के बावजूद मैनेजर ली ने कभी गलत साइड ज्वाइन नहीं किया और पूरे महीने से मैं उनको देख रही हूँ। ये काफी स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय है। मैं कमेंट करती हूँ कि इनको डिपार्टमेंट मैनेजर बनाया जाए। चेयरमैन बोलते हैं कि ठीक है, मैं स्टोर डिपार्टमेंट को बोल दूंगा। मिस्टर ली बोलती है कि थैंक यू। क्या वो बोलती है कि तुम ये सब डिजर्व करती हो क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बनाया है। मिस्टर ली बोलती हैं कि आप मेरी मॉम को जानते हो। तभी हमें दिखाते हैं कि मिस ली उसी लेडी की बेटी रहती है जिसने क्याओ को वीडियो देखकर हेल्प की थी। इसके बाद निंग क्या से बोलता है कि मैं सोच रहा था तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। क्या बोलती है कि जल्दी से मेरी कार में बैठ जाओ, अब तुम्हें मेरे वर्ल्ड में आना होगा। तब निंग भी उसी कार में बैठ जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है।